अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने के लिए जिस संभावित समझौते की चर्चा हो रही है, अब उसी डील को लेकर नए सवाल भी खड़े होने लगे हैं। एक तरफ दोनों देशों के बीच में युद्ध टालने और परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण को लेकर बातचीत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसी के भीतर इस समझौते को लेकर गंभीर आशंकाएं सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को आगाह किया है कि ईरान सार्वजनिक तौर पर जो वादे कर रहा है उसकी वास्तविक मंशा उससे अलग हो सकती है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि ईरानी अधिकारी अंदरूनी बैठकों में कुछ और चर्चा कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और मध्यस्थ देशों के सामने अलग तस्वीर पेश की जा रही है। यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी इस डील को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद दिखाई दे रहा है। जेडी वेंस और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जैसे नेता समझौते के पक्ष में बताए जा रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल आर्थिक पैकेज को लेकर उठ रहा है। जानकारी के अनुसार डील के तहत ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से जारी करने और आर्थिक विकास के लिए सैकड़ों अरब डॉलर की सहायता पर चर्चा हुई है। रिपोर्ट में 300 अरब डॉलर तक की आर्थिक संभावनाओं का उल्लेख किया गया है। यहीं से ये बहस शुरू होती है कि क्या ये समझौता केवल परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय शांति तक सीमित है या इसके पीछे आर्थिक हित भी है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कोई भी आर्थिक राहत तभी मिलेगी जब ईरान अपने सभी वादों को पूरी तरीके से लागू करेगा और परमाणु गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण स्वीकार करेगा। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का अंतिम स्वरूप सामने आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि इस डील पर सिर्फ सुरक्षा और कूटनीति नहीं बल्कि अरबों डॉलर की आर्थिक गणनाओं की भी गहरी छाप दिखाई दे रही, उसकी छाया दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को खत्म करने के लिए शांति समझौते की जो खबरें आप सुन रहे हैं, उसने पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट पर आकर्षित कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि दोनों देश एक समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं और डिजिटल स्तर पर इसकी मंजूरी भी दी जा चुकी है। ईरान की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई। अब निगाहें उस हस्ताक्षर पर टिकी हैं जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में फिजिकली होना है। हालांकि इस समझौते से भी बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। मध्य पूर्व का यह समुद्री मार्ग दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन माना जाता है। वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। संघर्ष के दौरान इस मार्ग पर खतरा बढ़ गया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों और सप्लाई को लेकर चिंता पैदा हो गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब आंशिक रूप से खुल चुका है और तेल टैंकर्स की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि ये समुद्री रास्ता पूरी तरीके से सामान्य कब होगा। ट्रंप के अनुसार शुक्रवार तक इस पूरी तरह से खोलने की तैयारी है। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज अभी भी समुद्री क्षेत्र में बारूदी सुरंगों और अन्य खतरों की जांच कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल राजनीतिक समझौता पर्याप्त नहीं होगा। समुद्री सुरक्षा, नौवहन मार्गों की निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बहाली जैसे कदम भी जरूरी होंगे। यही कारण है कि यूरोपीय देशों ने संयुक्त नौसैनिक निगरानी मिशन का प्रस्ताव भी दिया है। इस बीच अमेरिका का दावा है कि समझौते के तहत ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। यदि यह शर्त पूरी तरीके से लागू हो जाती है तो क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती मिल सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शुक्रवार तक हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुल पाएगा? क्या वैश्विक ऊर्जा बाजार को राहत मिलेगी? क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही टिकी हैं। अमेरिका ईरान ने 107 दिन बाद जंग खत्म, डील फाइनल की बातें की, लेकिन दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जस की तस है, क्योंकि 107 दिन हो गए हैं सैन्य तनाव के। मिसाइल हमलों और कूटनीतिक टकराव के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध समाप्त होने की घोषणा कर दी गई और ये दोनों तरफ से हुआ है। आमतौर पर एक तरफ से ही बातें होती थी। दोनों देशों के बीच शांति समझौते भी लगभग अंतिम रूप ले रहे हैं। 19 जून को स्विट्जरलैंड में इस पर आधिकारिक हस्ताक्षर होना है।
इस ऐतिहासिक समझौते ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट, वैश्विक तेल बाजार और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। हालांकि 107 दिन बाद जंग तो रुक गई, लेकिन संकट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के लगभग 20% तेल का कारोबार चलता है। युद्ध के दौरान इस मार्ग पर संकट गहराया। इसके चलते वैश्विक तेल कीमतों में उछाल देखने को मिली। भारत समेत कई देशों में ईंधन कीमतों और सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान समझौते का सबसे ज्यादा स्वागत उन देशों ने किया है जिनकी अर्थव्यवस्था तेल आयात और वैश्विक व्यापार पर निर्भर है। दुनिया के कई बड़े नेताओं ने इसे एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि बताया। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस समझौते को युद्ध समाप्त करने और क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना पूरी दुनिया की प्राथमिकताओं में एक है। स्टारमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान, कतर, अन्य मध्यस्थ जो देश इसमें रहे उनकी भी सराहना की। ब्रिटेन ने यह भी संकेत दिया कि वो समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और समंदर में बिछाई गई माइंस यानी बारूदी सुरंगों को हटाने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान में सहयोग देने को भी तैयार हैं। इसका सीधा संबंध हॉर्मुज को सुरक्षित और सुचारू रूप से चालू करना है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी इस समझौते का स्वागत किया है और ये सिर्फ एक क्षेत्रीय समझौता नहीं बल्कि इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत देने वाला कदम बताया। उनके मुताबिक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुल जाता है और क्षेत्र में स्थिरता आती है तो दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति सामान्य हो सकेगी और आर्थिक दबाव कम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने भी समझौते को जल्द लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी शर्त और बिना किसी देरी के खोलना ही होना चाहिए। करीब 107 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष, कूटनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का रास्ता हो गया है साफ। दोनों देशों के बीच में अंतरिम शांति समझौता फाइनल हो चुका है और 19 तारीख को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस पर फिजिकली हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का दुनिया भर में स्वागत हो रहा है। भारत ने भी समझौते का सकारात्मक कदम बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल होगी। उन्होंने कहा है कि इस लंबे संघर्ष की वजह से न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित हुई है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता है। कई देशों के लोगों की जान भी गई, ये बात भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो ट्वीट किया गया है एक्स पर, उसमें जो है लिखा गया है। कुल मिलाकर मामला ये कि पूरी दुनिया इस फैसले का स्वागत कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त भारत में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मामले पर उनकी निगाहें बनी हुई थी और उन्होंने ट्वीट करते हुए इसकी महत्वता को भी समझाया कि कितना महत्वपूर्ण मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही था। समुद्री व्यापार मार्गों में से एक ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि दुनिया का 20 से 25% का जो तेल है, जो गैस है, वो यहीं से गुजरता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की प्रस्तावित मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। फ्रांस के एवियन लेस बेंस में आयोजित हो रहा है G7 समिट। इस दौरान दोनों नेता एक साथ बैठेंगे और बात होगी। जब वैश्विक राजनीति कई बड़े घटनाक्रमों के दौर से गुजर रही है, ऐसे में ये मुलाकात महत्वपूर्ण हो जाती है, खासतौर पर अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में घोषित शांति समझौते के बाद। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक ऊर्जा बाजारों में नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया दौरे के बाद में फ्रांस पहुंचे। G7 समिट में उनको शामिल होना है, बात का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये G7 मंच पर उनकी लगातार 7वीं उपस्थिति है। भारत इस मंच पर एक बार फिर ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूती से उठाने की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान के साथ हुए समझौते के बाद पहली बार वैश्विक नेताओं के बीच मौजूद हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहले अमेरिका ईरान शांति समझौते और उसके वैश्विक प्रभाव पर बातचीत होने की संभावना है।
भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोनों नेता भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और नई तकनीक में साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दे भी बैठक के एजेंडे में शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच में सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और उभरती तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग जो है वो तेजी से बढ़ा है। ऐसे में G7 जो समिट हो रही है इस पर पूरी दुनिया की निगाहें विशेष तौर पर मोदी और ट्रंप के मुलाकात को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। जब ये दोनों आपस में नेता बैठेंगे और तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों पर, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर एआई तक पर बात होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी सुधार को लेकर भारत ने एक बार फिर से अपना मजबूत पक्ष रखा। इस बाबत संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि सुरक्षा परिषद में सुधार केवल अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने तक सीमित रहता है तो इसे एक बेहद अपर्याप्त और लगभग नाकाम प्रयास माना जाएगा। उनका कहना है कि ऐसे बदलाव से परिषद की मौजूदा शक्ति संरचना में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आएगा और निर्णय लेने की ताकत पहले की तरह 5 स्थायी देशों के हाथों में केंद्रित रहेगी। सुरक्षा परिषद सुधारों पर आयोजित अंतर सरकारी वार्ता के दौरान हरीश पर्वतनेनी ने को-चेयर द्वारा तैयार किए गए एलिमेंट्स पेपर की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस डॉक्यूमेंट में सदस्य देशों की वास्तविक भावनाओं और मांगों को संतुलित ढंग से नहीं दर्शाया गया है। विशेष रूप से स्थायी सदस्यता के विस्तार के पक्ष में मौजूद व्यापक समर्थन को कम करके दिखाया गया है। भारत का कहना है कि दुनिया बदल चुकी है, लेकिन सुरक्षा परिषद की संरचना आज भी 1945 की भू राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाती है। वर्तमान वैश्विक चुनौतियां, आर्थिक शक्ति संतुलन, जनसंख्या के आधार पर परिषद में व्यापक और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। भारत लंबे समय से इस बात की वकालत करता रहा है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में होना चाहिए। हरीश पर्वतनेनी ने यह भी कहा है कि केवल नई अस्थायी सीटें जोड़ने से विकासशील देशों, अफ्रीका, एशिया और छोटे द्वीपीय देशों की आकांक्षाएं पूरी होंगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि स्थायी सदस्यता के प्रश्न को टालना सुधार प्रक्रिया की मूल भावना को कमजोर करने जैसा है। भारत ने दोहराया कि वो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का मजबूत दावेदार है और वैश्विक शांति, सुरक्षा तथा बहुपक्षीय सहयोग में उसकी भूमिका को देखते हुए निर्णय प्रक्रिया में स्थायी स्थान मिलना भी चाहिए। बात का मानना है कि वास्तविक और सार्थक सुधार तभी संभव है जब सुरक्षा परिषद अधिक प्रातिनिधिक, लोकतांत्रिक और समकालीन वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप ही चले। भारत ने एक बार फिर से रक्षा तकनीक के क्षेत्र में बड़ा कदम बढ़ाते हुए स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किए गए इस परीक्षण ने संकेत दिया है कि भारत अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ी तो दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर मौजूदा सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। उस प्रकार की क्षमता विकसित कर ली गई है। करीब 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली ये मिसाइल भारत की डीप स्ट्राइक क्षमता को नई मजबूती देती है। डीप स्ट्राइक का अर्थ है दुश्मन के एयरबेस, दुश्मन के कमांड सेंटर, दुश्मन के रडार स्टेशन, मिसाइल लॉन्च साइट और सैन्य ठिकानों पर भारत से ही निशाना साध दिया जाए। इस मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता है, रास्ता बदलने की क्षमता है और रडार से बचकर लक्ष्य को भेदने की क्षमता है। यही कारण है कि क्रूज मिसाइलें आधुनिक युद्ध का सबसे प्रभावी हथियार मानी जाती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें जहां निश्चित ट्रैजेक्टरी पर उड़ती हैं, वहीं क्रूज मिसाइलें हवा में दिशा बदलते हुए दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली को भ्रमित कर सकती हैं। इस परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि इसका पूरी तरीके से स्वदेशी होना है, क्योंकि DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों ने मिलकर इसका प्रमुख सिस्टम विकसित किया है। इससे भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता को भी बड़ी मजबूती मिली है। इस दृष्टिकोण से भी इसको देखा जा रहा है।
एक तरफ भारत अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत रक्षा कवच तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ लंबी दूरी की ये सटीक हमला करने की क्षमता भी विकसित कर रहा है। रणनीतिक दृष्टि से ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब भारत के सामने दो मोर्चों पर सुरक्षा चुनौतियां मौजूद हैं।